हेलो दोस्तों, BR क्लासेस में सभी का स्वागत और सभी का तहे दिल से अभिनंदन है। बात कर रहे हैं हम लोग, कल तक हम बात कर रहे थे उसमें विकास और अभिवृद्धि से संबंधित जो भी नियम थे वो हम लोग पढ़ रहे थे। और मनोविज्ञान की बात करें तो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें हम आगे की बात करेंगे आज। कल तक की बात करें दोस्तों तो टॉपिक चल रहा था हमारा विकास अभिवृद्धि से संबंधित जो भी नियम हैं। समान प्रतिमान का नियम इसमें हम पढ़ चुके थे। सामान्य से विशिष्ट कैसे बालक छोटी चीज़ों को हाथ या मुंह से पकड़ने शुरू करता है, उसके बाद में समझने लग जाता है कि कौन सी चीज़ों को कैसे पकड़ना है। भिन्नता का नियम हमने पढ़ा था कि जो गति होती है वो असमान होती है, कभी ज़्यादा कभी कम। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ विकास की दिशा। अब जो बात करेंगे हम लोग यहाँ पर विकास की दिशा और परस्पर संबंध का नियम और सतत विकास का नियम और वंशानुगत का व वातावरण का नियम, ये बाकी की बातें हम करेंगे हम लोग बाद में। चौथा नियम चल रहा था हमारा, चौथा नियम विकास की दिशा का नियम। समझने वाली बात यह है इसमें कि विकास जो होता है बालक का वो हम बता चुके हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ वापस। जो विकास हो रहा है बालक का वो माँ के गर्भ से लेकर के जीवन पर्यंत तक सतत चलता है। मतलब ये हो रहा है कि इसका जो दिशा का जो नियम है दोस्तों, दिशा से मतलब है पहले जो निर्माण हो रहा है वो सिर, और सिर से बात करें फिर धड़, और धड़ से फिर जो निर्माण हो रहा है हाथ पैरों का। इसलिए यहाँ पर विकास जो हो रहा है बच्चे का वो माँ के गर्भ में सबसे पहले जो निर्माण होता है वो सिर का होता है, और फिर जो मध्य भाग होता है वो धड़ का होता है, जिसमें स्पाइन का भी इंक्लूड होती है। स्पाइन जो होती है रीढ़ गड्डी वो भी इसी के अंदर आती है। और फिर हाथ मतलब सेंटर से लेकर केंद्रित से लेकर के बाहर की ओर ये क्या करता है, गमन करता है। इसलिए विकास जो हो रहा है यहाँ पर जो दिशा है वो निश्चित है विकास के अंदर। नेक्स्ट की बात करें तो परस्पर संबंध का नियम। परस्पर संबंध का नियम ये है दोस्तों कि जैसे बालक बड़ा होता है माँ के गर्भ से लेकर के, जैसे वो 4-5 साल तक होता है, तो जो जैसे विकास होता है उसके हाथ पैरों में विकास होता है, उसका बौद्धिक विकास होता है। तो इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं शारीरिक विकास के साथ साथ उसका बौद्धिक, उसका सामाजिक, उसका भौतिक, यह हम लोग बात उसके वैज्ञानिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास जो होते हैं दोनों साथ साथ होते हैं। इसलिए अभिवृद्धि प्लस विकास दोनों में आपस में क्या होता है, परस्पर संबंध होता है। दोनों पैरेलल ही साथ साथ में चलते रहते हैं। यहाँ पर परस्पर संबंध का जो नियम था यही है। रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, परस्पर नियम का संबंध है विकास जब होता रहता है बच्चे का, उसके साथ साथ में उसकी अभिवृद्धि भी होती रहती है। अभिवृद्धि में हमने पढ़ा था शरीर प्लस उसके अंग जो विकास होते रहते हैं उनमें वो है अभिवृद्धि है, ग्रोथ है। उसके अलावा बच्चे का जो बौद्धिक और उसका मानसिक और उसका जो सामयिक विकसित हो रहा है, इन दोनों में क्या होता है, आपस में संबंध होता है। बात करें सतत विकास का नियम। सतत विकास से मतलब है दोस्तों कि बालक में जब विकास चलता रहता है तो वो सतत चलता है। सतत मतलब लगातार, ऐसा नहीं है कि 2000 जैसे मान लेते हैं कि बच्चा अभी 1 साल का है तो 1 साल उसका जो विकास वो रुक गया, नेक्स्ट जाकर के उसका विकास हो रहा नहीं। चाहे कम हो सकता है, उसकी गति में कम हो सकता है, गति ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये जो विकास होता है ये क्या होता है, निरंतर चलता रहता है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं होता कि बंद हो गया है फिर शुरू कर रहे हैं। हाँ, गति में हो सकता है उसके कम ज़्यादा हो, लेकिन सतत विकास जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत तक बोल सकते हैं हम लोग। ये गर्भधारण से लेकर के गर्भाधारण से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। याद करने वाली बात वो यही है कि जो विकास का सतत नियम यही है कि बालक का जो गर्भधारण से लेकर के जो विकास है वो जीवन पर्यंत जब तक बालक जीता है तब तक उसका विकास होता रहता है। लेकिन अभिवृद्धि मैंने आपको बताया था कि अभिवृद्धि का एक सीमित समय होता है। किशोर अवस्था तक जाते जाते तो वो क्या बिल्कुल बंद हो जाती है या बंद हो जाती है। आखिरी और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है अभी सेकंड ग्रेड 2018 में जो क्वेश्चन जो वैकेंसी आई थी उसमें भी ये पूछा था क्वेश्चन कि बालक के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है। एक क्वेश्चन आया था कि बालक के जो विकास होता है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, इसी का होता है। ये ऑब्जेक्ट में ये पहला ऑप्शन ए था वंशानुगत, दूसरा वातावरण था, तीसरा ऑप्शन था वंशानुगत प्लस वातावरण,
और चौथे ऑप्शन में डी में कुछ और भी था। यहाँ पर ये क्वेश्चन था और उसका उत्तर यही था। बालक के विकास में जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो दोस्तों वो होता है उसका वंशानुगत का प्लस वातावरण का। ये क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड अभी 2018 में पुट हुआ था। याद रखें कि बालक के जो विकास होता है उसमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वंशानुगत का प्लस वातावरण का होता है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई थी। अब हम बात करेंगे इसमें कि कौन कौन से सिद्धांत हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं और किस किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं। फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद हम लोग पढ़ चुके थे। इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि उसमें मैंने दोनों चीज़ें कवर कर ली थी। और आज हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, इसमें एक और चीज़ हमने पढ़ लेते हैं कि जो फ्राइड का था उस फ्राइड में आपको पता होगा पूरे जो मन होता है उस मन को उसने 3 भागों में बांट दिया था। एक बांटा तो उसने ईद, दूसरा बांटा ईगो और तीसरा सुपर ईगो। ये हम लोग पढ़ चुके थे यहाँ पर। इसके आधार पर उसने फ्राइड ने क्या किया था, 3 भागों में बांट करने के बाद में उसने अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया था। ईद का जो भाग होता है हम लोग बोल देते हैं उसको ईद, और उसमें क्या होता है ईदम में, ईदम ये होता है कि बालक क्या करता है, उसकी इच्छा ऐसी होती है कि जिन दुनिया में जो भी काम होता है वो उसको करने की कोशिश करता है कि ये काम है, ये मैं काम ऐसे कर लूँ, मुझे ये जो लक्ष्य है वो इस तरह से मिल जाए। लेकिन ईगो का जो रोल होता है, ईगो क्या करता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि नहीं ये काम आपको करना है, ये काम आपको नहीं करना है। लेकिन सुपर ईगो जो क्या होता है वो एक नैतिक होता है, सांस्कृतिक होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। इन दोनों के आधार पर जो उसको लगता है कि सामाजिक आधार पर ये करना चाहिए, उसी चीज़ को ये क्या करने की कोशिश करता है, वो कहते हैं ईगो। अब बात करते हैं सिगमंड फ्राइड ने जो विकास को लैंगिक आधार पर कितने भागों में बांटा है। बात कर रहे हैं हम लोग सिगमंड फ्राइड की। सिगमंड फ्राइड ने विकास को मनोलैंगिक के आधार पर देखते सिगमंड जो फ्राइड था वो उसने मनोलैंगिक के आधार पर इस पूरे बालक का जो विकास है उसको किस किस आधार पर उसे वो जो है विभाजित करता है। यदि एक तो है हम लोग उसको डायरेक्ट हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ें, 1 to 1 एक लाइन के आधार पर टॉपिक के आधार पर पढ़ें। दूसरी चीज़ हम देखें तो इसी को हम लोग क्या करते हैं एक टेबल के आधार पर पढ़ें। तो सिगमंड फ्राइड ने जो बालक की अवस्था होती है उस अवस्था को मुख्य तौर पर बांटते हैं। वो 6 भागों में उन्होंने बांटा था, 5 भागों में उन्होंने बांटा था, 5 भागों में। सिगमंड फ्राइड ने क्या किया था, वो जो बालक की जो अवस्था होती है उसको मुख्यतः 5 भागों में बांटते हैं। पहली अवस्था मुख्य अवस्था है, पहले भाग में बांटे मुख्य अवस्था। दूसरी की बात करें गुदा अवस्था। तीसरी की बात करें दोस्तों लिंग अवस्था। चौथी की बात करें सुप्ता। और आखिरी की बात करें जनेंद्रिय अवस्था। ये 5 भागों में उसने बांटा था। और इन 5 भागों को कई बार एग्जाम के आधार पर पूछ लेता है कि गुदा अवस्था जो होती है, मुख्य अवस्था होती है, उसे हम लोग ओरल स्टेज बोल देते हैं इंग्लिश में। ओरल स्टेज। गुदा अवस्था की बात करें तो इसको इंग्लिश में एनल स्टेज बोल दिया जाता है। लिंग की बात करें फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज। सुप्तावस्था है, इस सुप्तावस्था को लेटेंसी बोल दिया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। लेटेंसी स्टेज। और जेनेंद्रिय की बात करें जेनेंटल स्टेज। ये इसकी मुख्य अवस्था होती है सिगमंड फ्राइड के आधार पर।
अब इस अवस्था को क्या किया था इसने, इस अवस्था को उम्र के आधार पर, समय के आधार पर भी इसको बांट देता है। पहली अवस्था की बात करें मुख्य अवस्था, दूसरी अवस्था की बात करें तो गुदावस्था, और तीसरे की बात करें दोस्तों लिंग अवस्था, चौथी जो अवस्था उसने मानी थी वो मानी है सुप्तावस्था, और आखिरी जो अवस्था मानी उसने वो मानी है जेंद्र अवस्था। इस आधार पर देखें तो उन्होंने इन सारी अवस्थाओं को क्या किया था, समय के आधार पर उसने विभाजन कर दिया था। मुख्य अवस्था को उसने माना था कि 0 से लेकर के 2 वर्ष का जो समय होता है वो अवस्था कौन सी होती है, मुख्य अवस्था होती है। 2 वर्ष से लेकर के दोस्तों यहाँ पर अब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 0 से 2 वर्ष अवस्था की अवस्था में जो होता है, उस अवस्था में क्या करता है बालक जब छोटा होता है तो इस छोटे अवस्था के अंदर उसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं और क्या क्या इसमें वो क्रिया करता है, इन बातों को भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें अब इसकी जो विशेषताएं हैं और स्टेज में वो क्या क्या करता है, कौन सी क्रिया करता है, किस क्रियाओं को महत्व देता है, वो बात करेंगे हम लोग एक ही विशेषताओं की। 2 से 4 वर्ष का जो समय होता है, 2 से 4 वर्ष का जो समय होता है उसको सिगमंड फ्राइड ने गुदा अवस्था में रखा है, और 4 से 6 अवस्था जो रखी है, 4 से 6 वर्ष जो रखा है वो रखा है उसने फेलिक स्टेज यानी लिंग अवस्था, और 6 से 12 जो वर्ष होता है वो उसने सुप्तावस्था माना है। और जेनेटिक की बात करें हम लोग 13+ वर्ष, मतलब 13 से लेकर के 20-22 वर्ष का जो समय होता है वो सारी अवस्था को किसने माना है, उसने जेनेटिक। देखिए बात करें इसमें मुख्य अवस्था को जो समय दिया गया है वो 0 से लेकर के 2 वर्ष का काल माना गया है, गुद अवस्था को 2 से 4 वर्ष का समय, और 4 से 6 वर्ष का जो समय माना गया है वो माना गया है लिंग की अवस्था, और सुप्त अवस्था लेटेंसी अवस्था जो जिसका समय 6 से लेकर के 12 वर्ष का समय माना गया है। और जेनेटिक की बात करें, जेनेटिक अवस्था होती है वो होती है 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष, या लोग हम लिख सकते हैं यहाँ पर 20 वर्ष तक की। ये इस अवस्था के आधार पर उसने मुख्य अवस्था में बांट दिया था। अब बात करते हैं इसमें कि एक एक अवस्था में उसने बालक में क्या महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। पहले की बात करें इसमें तो इस अवस्था में क्या होता है, इसमें बालक जब 0 से लेकर के 2 वर्ष का होता है, हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग परिवार में रहते हैं, और 0 से लेकर के मतलब ये हो गया जब बच्चा 2 साल का होता है, 2 साल का होता है तो उसमें क्या कामुक प्रक्रिया जो पाई जाती है वो फर्स्ट स्टेप होता है। कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि बालक में कामुक अवस्था जो होती है वो कौन से साल से शुरू होती है। तो जन्म से लेकर जन्म जब बच्चा होता है, जन्म से लेने के बाद में जो 2 साल तक का बच्चा होता है उसमें जो कामुक अवस्था होती है वो कैसे प्रदर्शित करता है, कैसे एहसास कराता है। तो इसमें 2-3 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि जब छोटा बच्चा होगा वो क्या करेगा, या तो जब स्तनपान करेगा माँ का तो उसके माध्यम से वह उसको बताने की कोशिश करता है। ये हम देखेंगे कि जब भी उसको भूख लगती है तो वो क्या करेगा, अंगूठा चूसने की कोशिश करता है। जब अंगूठा चूसता है तो उस वक्त भी उसके महसूस होता है कि हाँ मैं जो कामुक अवस्था है इसके द्वारा वो प्रदर्शित करता है। तो इसलिए याद रखें, इसमें जो 2 बातें निकल के आ जाती है हमें, जो कामुक अवस्था पाई जाती है वो कामुक अवस्था जो बच्चा दर्शाता है, एक तो अंगूठा चूसकर, एक तो अंगूठा चूसकर बताएगा, और दूसरी जो अवस्था बताएगा यही लिख देता हूं मैं, या फिर माँ का स्तनपान करके, माँ का स्तनपान करके। ये 2 अवस्थाएं होती है दोस्तों। इस अवस्था के आधार पर क्या करता है बच्चा अपनी कामुकता है जो प्रदर्शित करता है, एहसास कराता है, और उसको पता चल जाता है कि इस स्टेज भी होता है वो कामुक अवस्था 2 तरह से वो प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट बात करें इसमें, अब इसमें कई चीज़ें ऐसी है इसमें, इस स्टेज में जो सिगमंड फ्राइड ने जो इसका पूरा जो विभाजन किया है वो आम परिवार में, आम भाषा में या आम समाज में भी हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे जो 2 साल का बच्चा होता है वो कैसी कैसी क्रिया करता है और किस तरह की क्रिया करता है। अब दूसरी बात करें इसमें, दूसरी विशेषताओं की बात करें
समय आ जाता है बच्चे का 2 साल से लेकर के 4 वर्ष। इस अवस्था को उसने गुदावस्था माना है। गुदावस्था से मतलब ये है कि बालक जब 4 साल 2 साल से लेकर के 4 साल का बच्चा होता है, इस समय में क्या करते हैं हम लोग, हमारी जो सामाजिक परिपाटी होती है, सामाजिक या सांस्कृतिक परिपाटी होती है, उसके आधार पर हम उसे मल मूत्र त्यागने की के बारे में उसको हम क्या करते हैं, बताते हैं कि किस तरह जो है मल मूत्र त्यागा जाता है। ये जो कार्य है, त्यागने का कार्य बताया जाता है। 0 से लेकर के 2 वर्ष तक का समय रहेगा, उसको कामों का प्रदर्शित करता है। 2 से 4 वर्ष में क्या होता है, जब बच्चा इस समय में आ जाता है तो उसे क्या करते हैं हम लोग कि उसे ऐसी चीज़ें सिखाना शुरू कर देते हैं, जैसे बाथरूम टॉयलेट जाना है, जो चीज़ गंदी है उसको हाथ नहीं लगाना है, जैसे कोई करंट वाली चीज़ है उसको हम लोग बता देते हैं कि बेटा इसके हाथ नहीं लगाना है। ऐसी चीज़ों से हम लोग उसको धीरे धीरे समझाना शुरू कर देते हैं कि इस चीज़ से नुकसान होने वाला है, इस चीज़ से उसको फ़ायदा होने वाला है। अब ये जो चीज़ें हैं प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जिसके घर में बच्चा उसको तो अच्छी तरह पता है, या जिसके बच्चे हो गए उसको भी अच्छी तरह पता है, और जिसके नहीं है वो पड़ोसी लेके जाओ, 4-5 दिन आराम से देखो उसको प्रैक्टिकल के कि कैसे कैसे वो करता है, कैसे साफ सफाई करता है, कैसे टॉयलेट करता है। तो सारी चीज़ आप खुद करोगे, उसके दूसरे तो समझ जाओगे कितने समय में वो टॉयलेट करता है नहीं करता है। सारी चीज़ें इसमें आपको समझ में आ जाएगी। प्रैक्टिकल करके देखो तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये 4-5 दिन किसी पड़ोस के बच्चे को रख लो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फेलिक का मतलब है यहाँ पर स्टेज, लिंग अवस्था। लिंग अवस्था का मतलब है दोस्तों यहाँ पर इस अवस्था में क्या करता है बालक को ये एहसास हो जाता है। कैसे एहसास हो जाता है लिंग का? मान लेते हैं, एग्जांपल देता हूँ मैं, हमारे परिवार में लेते हैं, हम खुद के परिवार में लेते हैं, 2 बच्चे हैं, समान अवस्था के हैं, जैसे 4-5 साल के बच्चे हैं। हम क्या करते हैं, एक बेटी है एक बेटा है, तो हम जो उनको संबोधित करते हैं, हम उनको जो बुलाते हैं, उस आधार पर हमें पता चल जाता है कि यार मेरा बेटा है तो हम उसको बोल देते हैं बेटे इधर आ, लड़की होगी तो बोल देते हैं बेटे इधर आ। तो ये जो वर्ड काम में लेते हैं, इस वर्ड के आधार पर जो बच्चे होते हैं वो अपने आप में ही लिंग का निर्धारण करते रहते हैं कि मुझे बेटा बोला है इसका मतलब मैं बॉय हूँ, इनको बेटी बोला है इसका मतलब ये लड़की है। तो ये जो वर्ड है, जैसे जैसे वर्ड हम लोग परिवार में काम में लेते हैं तो बच्चों का उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है, बच्चे इसकी चीज़ को समझ लगते जाते हैं। तभी तो ये जो लिंग भेद का जो आधार है वो यहीं से निकल के आ जाता है और बच्चों को पता चल जाता है कि मुझे लिंग आधार पर क्या मुझे अलग अलग किया जा रहा है। और इसीलिए यहाँ पर भावनात्मक स्टेज भी परिवर्तित हो जाती है। याद रखें, लिंग के आधार पर जो बच्चों में भावनात्मक रूप परिवर्तन जो जागृत होता है वो इसी में होता है। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझा चुका हूँ कि लिंग के आधार पर जो भावनात्मक रूप जागृत होता है वो इसी में होता है कि मैं लड़का हूँ वो लड़की है। ये बातें कब समझ में आ जाती है बंदे को? लिंग बच्चे को 4 से लेकर के 6 वर्ष। अब बात करते हैं लेटेंसी। 6 वर्ष से लेकर के जो 12 वर्ष के जो समय होता है, ये समय वेरी इंपॉर्टेंट समय होता है। इस समय में क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात करें, 6 से लेकर के 12 वर्ष, इस अवस्था में यहाँ जो अवस्था थी उसे कि जो भावनात्मक रूप से उसकी जो ज्ञानेंद्रियाँ जो उत्पन्न होती हैं, इस अवस्था में आते आते वो जो भावनात्मक रूप है वो समाप्त हो जाता है। क्यों समाप्त हो जाता है? क्योंकि 6 वर्ष, आप समाज में देख लो, आप खुद के परिवार में देख लो, 6 वर्ष का जो बच्चा होगा आप उसको पूछ के देख लो कि आप लड़की हो या लड़का हो, वो रिप्लाई कर देगा हाथों हाथ। क्यों? उससे जो भावनात्मक रूप पहले जो सीखा था कि मैं बॉय हूँ लड़की है, ये रिप्लाई दे देगा हाथों हाथ आपको कि नहीं मैं तो लड़का हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो भावनात्मक तो यहाँ पे समाप्त हो जाता है और उसके नए आधार पर एक नया उसको ज्ञान मिल जाता है क्लियर कट की कि मैं लड़का हूँ, वो सामने वाली लड़की है। जो भावनात्मक ग्रंथियाँ उत्पन्न होती है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। दूसरी चीज़ यहीं पर आपको 2 चीज़ एक और मिल जाती है यहीं पे। एक यहाँ पर मैंने पढ़ाया था आपको ओडिपस और दूसरा पढ़ाया था इलेक्ट्रा। ये जो दोनों ग्रंथियाँ वो यहीं पे काम करना शुरू कर देती है। इलेक्ट्रा मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रा जो करंट मारती है वो लड़कियाँ होती है, इसलिए इलेक्ट्रा ग्रंथि हमेशा याद रखें लड़कियों में ही पाई जाती है। ओडिपस जो होती है वो लड़कियों में पाई जाती है, इसीलिए लड़के क्या करते हैं अपनी माँ के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। लड़कियों में इलेक्ट्रा का मतलब ज़्यादा करंट है, इसलिए आप ऐसे याद कर लो। इलेक्ट्रा जो ग्रंथि है वो लड़कियों में पाई जाती है, इसीलिए लड़की क्या क्रॉस अपने फादर के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती है। बात करते हैं आखिरी स्टेज की, जनेंद्रिया, और जनेंद्रिया को इंग्लिश में बोल देते हैं जेंटल स्टेज। यह अवस्था जो फ्राइडे माना था ये मतलब किशोर अवस्था है
और किशोर अवस्था को हमने आपने पढ़ा होगा जीवन का सबसे कठिन काल भी बोल देते हैं, तूफान और संवेगा का काल भी बोल सकते हैं हम लोग, वीर पूजा का काल भी बोल सकते हैं हम लोग, या नेता बनने के काल भी बोल सकते हैं हम लोग, स्वपन काल भी बोल देते हैं हम लोग, जीवन का सबसे अद्भुत काल भी बोल देते हैं हम लोग। किशोर अवस्था इसी काल में है। इस अवस्था में आते आते बालक को समझ में आ जाता है कि मुझे कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। और इसी जो इम्पोर्टेंट बात है जो एग्जाम में पूछी जाएगी, याद रखें, विषम लिंग के प्रति आकर्षित, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। जो 20, 25, 30 साल के उनको तो पता ही है ये बात, उनको तो अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि विषम लिंग, याद रखें इस अवस्था में मतलब 15-18 साल से लेकर के 25 साल तक विषम लिंग का मतलब हो गया विषम लिंग के प्रति आकर्षण, यारी दोस्ती वाला मैटर, विषम लिंग के प्रति आकर्षण। विषम लिंग मतलब हो गया लिंग लड़का है तो वो किसके प्रति, लड़कियों के प्रति आकर्षित होने लग जाता है। कौन से स्टेज में ये क्वेश्चन पुट हुआ था कि विषम लिंग के प्रति आकर्षित जो होता है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार बताइए कौन सी अवस्था है या कौन सा स्टेज है। याद रखें वो हिंदी में न देकर के अभी वो जटिल अवस्था यहाँ पे भी पूछ सकता है। ये था सिगमंड फ्राइड का बाइफर्केशन जो मैंने आपको बता दिया टेबल के माध्यम से। क्वेश्चन जो पुटअप होने वाला है इससे बाहर नहीं जाएगा यदि इस टेबल को हम लोग इस तरह भी याद कर लेंगे और जो मैंने विशेषताएं आपको बताई है उसके नीचे नीचे आप लिखते जाएंगे तो सारी टेबल याद हो जाएंगे। बात करें इसमें नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आखिरी जो है वो मैं बता देता हूँ, एरेक्शन का मनोविश्लेषणवाद आपने उतार लिया होगा। आप साथ साथ इसकी टेबल बनाते चलें। टेबल बनाने से ये है कि इजी वे में याद हो जाता है ज़्यादा कि उसको ग्राफ बढ़ने से। हम ये जो गद्य भाग बढ़ते हैं वो गद्य में क्या होता है कि 2 दिन याद रहता है, बाद में क्या करते हैं वो सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाती है। इसलिए ऐसी चीज़ों को यदि कोई आप पढ़ते रहते हो तो आप नोटबुक वगैरह अपने पास में रखें। बात करें हम लोग एरेक्शन का मनोविश्लेषण सामाजिक सिद्धांत, एरेक्शन का मनोसामाजिक सिद्धांत क्वेश्चन पुट हुआ था यहीं से क्वेश्चन पुट हुआ था कि मनोसामाजिक सिद्धांत जो है वो किसका दिया हुआ है, मनो सामाजिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर देखें तो इस सिद्धांत का मतलब ये था कि एरेक्शन ने किस आधार पर जो बालक का विकास प्रभावित होता है उसके लिए क्या क्या स्टेज बताए और क्या क्या चीज़ें बताई हैं जिसके आधार पर हमें एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि एरेक्शन जो महोदय था उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, याद रखें मनोसामाजिक सिद्धांत। दूसरे की बात करें तो एरेक्शन महोदय ने क्या किया था, ये जो सिद्धांत दिया दोस्तों 1963 में दिया था, याद रखें 63 ईस्वी। 1963 ईस्वी में एरेक्शन ने व्यक्तित्व विकास से संबंधित ये सिद्धांत दिया था, व्यक्तित्व विकास से संबंधित मनो सामाजिक सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे कि जो एरेक्शन महोदय थे उन्होंने किससे संबंधित मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया था, कब दिया था, 1963 में। किसके आधार पर दिया था, व्यक्तित्व विकास से संबंधित था। किससे संबंधित था, व्यक्तित्व विकास से संबंधित था। ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें इसकी विशेषताओं की तो उन्होंने बताया था, देखिए याद रखें मैंने आपको बताया था इसमें कि जो फ्राइड महोदय थे उन्होंने ईगो प्लस सुपर ईगो दोनों को महत्व दिया था, लेकिन ये जो है एरेक्शन महोदय ये ईगो को सर्वाधिक महत्व देते हैं। ईगो जो ईगो वाला पार्ट होता है, ईगो इसको हम लोग बोल देते हैं अहम, और इसको जो महत्व दिया गया था वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, सर्वाधिक महत्व। यहाँ हम लिख सकते हैं सर्वाधिक महत्व। जो एरेक्शन महोदय थे किसको सर्वाधिक महत्व देते हैं, ईगो को देते हैं, बल्कि सुपर ईगो को उन्होंने महत्व नहीं दिया था, न ही इदम को उन्होंने महत्व दिया था। सर्वाधिक महत्व ईगो को दिया जाता है।
इसीलिए एरिक्सन महोदय को ईगो साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन पुट अप हो जाए कि ईगो साइकोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है, तो याद रखें ईगो साइकोलॉजिस्ट जो है एरिक्सन महोदय को कहा जाता है। यहाँ तक की बातें हो गई है कि अब दूसरी बात करें इन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को इन्होंने प्रमुख अवस्था में डिवाइडेशन कर दिया था। हम पढ़ते हैं, सबसे पहले की बात करें, इसको मैं हटा देता हूं, ये याद रखने वाली बात है कि ईगो साइकोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है, तो एरिक्सन महोदय। तो अब एरिक्सन महोदय ने क्या किया था, इन अवस्थाओं को 5 भागों में उन्होंने बांट दिया था। प्रमुख अवस्था की बात करें तो प्रमुख अवस्थाओं को अलग अलग भागों में बांट दिया था। शेषवावस्था प्रमुख अवस्था थी, जो शेषवावस्था, दूसरी की बात करें तो बाल्यावस्था, और तीसरी अवस्था में उन्होंने बांटा था किशोर अवस्था, चौथी अवस्था उन्होंने बांट दिया था प्रौढ़, और 5वीं अवस्था उन्होंने बांट दिया था उत्तर प्रौढ़। यहां तक दिख नहीं रहा होगा शायद। 5वीं अवस्था जो उन्होंने बांटी थी उत्तर प्रौढ़ अवस्था। ये 5 अवस्था में उन्होंने डिवाइडेशन कर दिया था। अब इन अवस्था में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं याद रखें। शेष अवस्था में क्या होता है, जब बालक होता है शेष अवस्था में 0 से 5 वर्ष समय पूछेगा हमें, तो मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, पहले तो भी दूँ, थोड़ी देर बाद में फिर मैं जैसे इसका हम लोग पढ़ लेते हैं। 0 से 5 वर्ष का जो समय होता है वो शेष अवस्था में होता है। और बाल्यावस्था की बात करें, 6 से लेकर के 12 वर्ष का जो समय होता है वो बाल्यावस्था में माना गया है। और 13 से लेकर के 18 या इसी के साथ में हम लोग 20 वर्ष, 18 से 20 वर्ष का जो समय है वो इसे मान लेते हैं। और 20 से लेकर के 30 वर्ष का जो समय है वो प्रौढ़ माना गया है। और 5वां उत्तर प्रौढ़ अवस्था का जो समय है वो 30 से लेकर के 60 वर्ष का समय फ्राइड महोदय, वो जो एरिक्सन महोदय थे, उन्होंने माना था। याद रखें। अब इसमें याद करने वाली बात कौन सी है, शेष अवस्था में जब बालक होता है उसके मन में क्या चलता है, उसके मन में विश्वास और अविश्वास का भ्रम रहता है। याद रखें, विश्वास वर्सेज अविश्वास बनाम अविश्वास। जब बच्चा छोटा होता है तो वहां पर वो क्या ध्यान रखता है कि यार मुझे छोटा बच्चा होता है, उसमें विश्वास और अविश्वास की अवस्था होती है। बाल्यावस्था जो होती है दोस्तों, इसमें परिश्रम और हीनता की अवस्था होती है। परिश्रम बनाम हीनता होती है। किशोर अवस्था में देखें तो यहां पर हम लोग निर्णय व दुविधा, निर्णय व दुविधा की अवस्था होती है। और प्रौढ़ अवस्था की बात करें इसमें तो मित्रता व अकेलापन, मित्रता व वर्सेज अकेलापन। अब जब बालक की उम्र 30 से 60 वर्ष के मध्य आ जाती है तो सामाजिक प्लस ठहराव की अवस्था मानी जाती है। सामाजिक व ठहराव की अवस्था, ये उन्होंने एरिक्सन महोदय ने 5 अवस्थाएं बताई थी। शेष अवस्था में बालक जब ये उम्र होती है, जब 0 से 5 साल का बच्चा होता है, तो उसमें विश्वास और विश्वास की अवस्था होती है।
या ये उसके भ्रम रहता है जब बच्चा छोटा होता है। तो बाल्यावस्था में जब उम्र बच्चे की उम्र 6 से 12 वर्ष हो जाती है तो इस उम्र में क्या करता है वो प्रेशर भी बन जाने की कोशिश करता है। घर का कोई भी छोटा मोटा काम होगा तो क्या करता है जल्दी से काम करने की कोशिश करता है। जब उसको हम लोग फटकार देते हैं, हटा देते हैं, तो अपने आप में क्या करता है वो हीनता की भावना समझने लगता है। किशोरावस्था मैंने अभी बताया था जीवन का सबसे कठिन काल, और ये निर्णय प्लस दुविधा। जब बच्चा बड़ा हो जाता है 18 साल 19 साल का हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि यार नहीं तुम, वो अपने आप में कुछ डिसीजन करने की कोशिश करता है तो हम माँ बाप क्या कर देते हैं, नहीं तो अभी छोटा है तो ऐसा नहीं कर सकता। तो वहाँ पर क्या हो जाती है, फिर वो जब सोचता है कि यार मैं कोई काम करता हूँ तो घर वाले मना कर देते हैं, तो वहाँ पर ये उसको दुविधा की स्थिति हो जाती है। यहाँ पर ये याद रखें। बात कर रहे हैं प्रौढ़ावस्था 20 से 30 वर्ष। इस अवस्था में आपको पता ही ये किशोरावस्था है, और इस अवस्था में आकर के वो मित्रता की व्यवस्था करता है, विषम लैंगिक के प्रति आकर्षित होने लगता है, यारी दोस्ती का माहौल शुरू कर देता है, और जैसे यारी दोस्ती नहीं हो पाती है तो वो क्या करता है अकेलापन उसका महसूस होता है। इसलिए अकेलापन को महसूस खत्म करने के लिए क्या कर दी जाती है, उसकी इसी उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है ताकि उसको ये वाला महसूस ना हो, कौन सा, अकेलापन। बात करते हैं उसमें 30 से 60 साल उत्तर प्रौढ़ावस्था। वो ऐसी अवस्था होती है जिसमें क्या करता है मानव सिर्फ नाम जपना ही अपनाने का जो शुरू काम कर देता है कि अपने जो उसको जो समाज में रहकर जो काम करना होता है वो कर लेता है। इस अवस्था में आकर के क्या उम्र ठहराव रुक जाता है, और वो उसका सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि जैसे भी करके अब जिंदगी बाकी की बची है वो अपना एक सीमित समय में रुक करके एक स्थिर एक जगह रह करके अपने उसका जीवन यापन करें। यहाँ तक की बातें हो गई थी क्लियर। नेक्स्ट सिद्धांत की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।